को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। और पहले तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए। ठीक है, यहाँ मैंने कंबाइन किया है दो कॉन्सेप्ट, एक सॉल्यूशन और एक आपका ये वाला। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको निकालना है, और किसके लिए निकालना है? इस सॉल्यूशन के लिए निकालना है। मेरे ख्याल से आप इसमें दिमाग लगा सकते हो, जरा लगाइएगा। ठीक है, और मुझे बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आ रहा है। ठीक है, और अगली बार अगला सवाल है कि यदि इसी सॉल्यूशन में हम एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे हैं, एसएचई के, मतलब इसी सॉल्यूशन में हमने एसएचई मिला रखा है, डिप कर रखा है एसएचई को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो जब भी कुछ नहीं पता होता है ना, तो आप एसएचई के किस पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। मतलब आपको निकालना है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, मतलब इस फॉर्मूले का, इस इक्वेशन का पोटेंशियल H2 प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव ट्वाइस ऑफ H प्लस। ई सेल हमें पता है कि नेक्स्ट इक्वेशन हाफ सेल पर भी लगती है और पूरे सेल पर भी, तो ये हम हाफ सेल पर लगा रहे हैं। माइनस 0.059/2 लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ये तो जीरो हो गया, ये वाला टर्म कैसा हो जाता है बच्चों? जीरो हो जाता है। ये निकालना है आपको। ठीक है, ये आगे आएगा तो इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ई सेल बराबर आ जाएगा 0.059, और हम इसको लिख देते हैं पीएच के बराबर, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस इक्वल टू पीएच। अब यदि आप ऊपर वाली इक्वेशन से इस पीएच को निकाल पाए तो आपका नीचे वाला भी काम बन जाएगा। ट्राई करिए। ठीक है, एक मैं हिंट देता हूं, पहले आप ट्राई करिएगा, फिर इस हिंट को सुनिएगा। कि हम लोग पढ़ते थे तो H प्लस बराबर क्या हो जाता था? H प्लस बराबर होता था C अल्फा के। अल्फा आप निकाल सकते हो, आपने ऊपर वाले के लिए निकाला है, C आपको पता है, आपको H पता चला, पीएच पता चला, रख दीजिए। ठीक है, चलिए यहां तो मैंने थोड़ा आपको हिंट दे दिया। ये सवाल आया है जेई एडवांस 2017 में, इसमें मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन इसी टाइप की चीज़ों का है। तो ज़रा इसको निकालिए, इंटीजर टाइप का था, और मुझे बताइए कि इसकी वैल्यू क्या आ रही होगी। ठीक है, ओके। अब मैं कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, और हम लोग इसमें अगले एक पार्ट के बारे में बात करते हैं। ये अगला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। ठीक है, देखो बच्चों, इस सीरीज को मैं आपको सिखाऊं उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं। बहुत दिन हो गए आपने कोई स्टोरी नहीं सुनी, तो एक स्टोरी सुनते हैं। पहले स्टोरी सुनने से पहले आप ये समझ जाइए कि इस फिल्म के सभी पात्र और घटनाएं जो हैं वो काल्पनिक हैं। ठीक है, और इस पूरी चलचित्र का उद्देश्य किसी भी धर्म जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? कृपया दर्शक अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। चलिए, कहानी उस वक्त की है जब राम और रावण का एक बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण अपने 10 सर के साथ, ठीक है, कितने हो गए? 4 4 8 9, एक साथ, एक तरफ 5 कर लेते हैं। ठीक है, युद्ध कर रहा था। ये तो डांस कर रहा है। नहीं, फील करो, फील करो, सींग बना देते हैं, गुस्सा में लगेगा ये। ठीक है, और क्या था कि रावण की जो भी सेना थी उसमें एक एक करके सब जो है वो निपटे आ रहे थे। हर दिन एक जाता था और बिल्कुल चिल्लाता हुआ जाता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और वापस जो है ऐसे आ जाता था। ठीक है ना? ऐसे निपुर के वो वापस आ जाता था। ठीक है ना? अभी क्या हुआ, एक दिन पहले हुआ ये कि इनका पुत्र था काफी बलवान, जिसका नाम था मेघनाथ। ठीक है ना? जिसका नाम था मेघनाथ। मेघनाथ ने
एक दिन पहले युद्ध किया, और इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में हुआ ये था, एक दिन पहले की कहानी। क्या हुआ था कि उसने लक्ष्मण जी को एक खास तरह के हथियार के थ्रू घायल कर दिया था, शक्ति मार दी थी जिससे बेहोश हो गए थे। और काफी अफरा तफरी यहाँ राम जी के जो खेमा था उसमें मच गई थी। वापस आया और इसने कहा हमने चीर दिया फाड़ दिया, आज तो भाई साहब मजा ही आ गई ही, हा 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 हा। इसकी गूंज सुनाई दे रही चारों तरफ। अब रावण ने कहा क्या हुआ बताओ। तो रावण को इसने सारा हाल बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। रावण ज्ञानी आदमी था, वो समझ गया, इसकी दिमाग की बत्ती जल गई कि आज ये हुआ है, कल कुछ और होने वाला है। इसके दिमाग में ये चित्र चल रहा था, ये वाला, कि ऐसा ना हो कहीं इनके साथ भी ये हो जाए। अब वो जो समय था ना, वो आज की तरह का नहीं था कि आप यदि चाहो तो भगवान से मिलना चाहो तो आप तो 500 साल तक आपको तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होता था। उस वक्त तो आप क्या करो, 2 मिनट आंख बंद करके ओम ब्रह्माय नमः बोलो, बस धड़ाम से धुआं निकलता था, डॉबली डिजिटल साउंड, और धुआं के साथ एक कमल का फूल आता था, और उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए रहते थे अपना कमंडल लिए हुए, और तुरंत कहते थे वत्स मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ऐसा होता था तब। तब ये नहीं होता था आजकल की तरह का। ठीक। अब रावण को ये लगा कि यार ये तो गड़बड़ है, इसको तो पता था कि कुछ ना कुछ अशुभ होने वाला है। इसने इसको छोड़कर, मेघनाथ को छोड़कर एक दूसरे कमरे में गया, और वहां पर इस रावण ने अपने सरों को हटा दिया, गायब कर दिया, मन से गायब कर सकता था, और उसने तपस्या करनी चालू करी। तपस्या करनी चालू करी, 2 मिनट इसने बोला बस ओम ब्रह्माय नमः, और धड़ाम से कमल पर बैठे आ गए ब्रह्मा जी। ठीक है। अब जैसे ही कमल पर बैठे ब्रह्मा जी आ गए, रावण ने सोचा कि अब आ तो गए, इन्होंने तुरंत कहा कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो। रावण ने सोचा कि क्या मांगा जाए। रावण ने सोचा कि अमरता का वरदान मांग लेते हैं कि मेरे पुत्र को, मेघनाथ को अमर कर दो। लेकिन तुरंत ही इसके दिमाग की बत्ती जली, और इसने सोचा कि अगर अमरता का वरदान मैं मांगूंगा तो ये लोग अमरता का वरदान दे देंगे, लेकिन उस वरदान के आगे वो छोटा सा नीचे लिख देंगे कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू, और फिर वो कुछ ना कुछ करके निपटा देंगे इसको। क्योंकि उसको पता था कि इससे पहले भी एक राक्षस ने वरदान मांगा था, तो उन्होंने कहा था कि अमरता का वरदान तो मैं नहीं दूंगा, तुम कुछ और मांग लो। तो उसने इतनी भयंकर कंडीशन रख दी थी, उसके बाद भी इन लोगों ने उसको निपटा दिया। क्या कंडीशन थी? ना मैं इंसान से मरूं, ना मैं देवताओं से मरूं, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को मरूं, ना मैं जमीन पे मरूं, ना मैं आसमान में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। इतना सब लगाए जाने के बावजूद जब उसको निपटा दिया गया था, सब रावण सोच रहा है, जब उसको निपटा दिया गया था तो फिर ये तो वैसे ही इधर उधर भाग रहा है, इसका पता नहीं क्या होगा। इसने कहा प्रभु आप तो सब जानते हो, आप ऐसा करो कि मेरे पुत्र को एक दिन के लिए ऐसी शक्तियां दे दो कि कल उसके सामने स्वयं नारायण ही क्यों ना आ जाएं, लेकिन वो उनको, उनके ऊपर भारी पड़ जाए। इन्होंने कहा तथास्तु। तुरंत वो वरदान देने में हाल कोई दिक्कत नहीं, तथास्तु। लेकिन वो तथास्तु के बाद एक शब्द जरूर बोलते हैं, तथास्तु। परंतु, ये परंतु जैसे ही बोलते हैं ना, तुरंत ही तो कंडीशन अप्लाई करने वाले होते हैं कोई। जैसे ही उन्होंने कहा परंतु, रावण का भाई साहब दिमाग खराब हो गया। उसको लगा कि हम यहां से आते और कैंची से अगर कमल काट सकते ना ज्यादा अच्छा था, या हिला दें इसको पकड़ के, जो बैठे हैं ना ही। मैंने कहा है किसी भी धर्म जाति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है मेरा मकसद।
यहां से हिला के इनको गिरा दे किसी तरह से। मन में ऐसा आया, जैसे ना मन में लड्डू फूटा, वैसे ही मन में ऐसा आया। लेकिन चूंकि प्रभु थे तो कुछ कहा नहीं, तो उन्होंने तथास्तु कहा। फिर बोला परंतु, अब ये शांत रहा। उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने ऐसे हाथ इधर किया और ढन्न से एक ऐसा कुछ बीकर टाइप का उनके हाथ में आ गया। उन्होंने कहा प्रभु कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो? कहा नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। उन्होंने कहा कि ये एक मंजन है। रावण का तो दिमाग खराब हो गया, इतनी तपस्या के बाद और इतना कहने के बाद ये दे रहे हैं तो क्या मंजन? उन्होंने कहा ठहरो वत्स, ये कोई मामूली मंजन नहीं है, ये एक चमत्कारिक मंजन है। इस मंजन को अगर मुंह में भरकर तुम्हारा पुत्र तुम्हारे इन 10 सरों का नाम लेगा और साथ ही साथ तुम्हारे पिताजी और माताजी का नाम लेगा, तो उसके मुंह से ऐसी आग निकलेगी जिससे उस आग से स्वयं नारायण भी नहीं बच पाएंगे। इसने अपनी आंख बंद करी और ये वैसे ही डॉबली डिजिटल साउंड करते हुए धड़ाम गायब हो गए। ठीक। अब अगले दिन सुबह हुई। सुबह हुई और सुबह होते ही मेघनाथ तो बिल्कुल पिछले दिन का कॉन्फिडेंस उस पर बहुत भारी था, डबल सेंचुरी मार चुका था वो तो, ठीक है ना, बिल्कुल उसको तो लग रहा था कोई दिक्कत ही नहीं है। सुबह उठ के तो भागने लगा रणभूमि में, अरे हम जा रहे हैं, हम तो आज चीर देंगे फाड़ देंगे बना सन्नी देल। रावण ने कहा अरे रुको यार, मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे पिताजी आज तो मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। रावण ने कहा मेरी बात सुनो पहले, इधर सुनो, इधर आओ इधर आओ। पकड़ के इसको घसीटा कान से, इधर आओ। पूरी रात की बात जो है, पूरी रात की बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये है, ये लेते जाओ। पिताजी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अभी दिया 2 थप्पड़, जरूरत नहीं है, लेके जाओ इसको। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं लेके जाता हूँ। लेकर ये गया। जब ये जा रहा था अपने रथ वथ को लेकर, तो रावण तो समझदार था, समझ गया ये गया बहुत तेजी में है। लेकिन रावण के भी मन में एक विचार फूटा कि ऐसा ही होगा। ठीक है ना, बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा था। आगे तू निकल गया, साथी तू बदल गया। और उसके बाद आफ्टर सम टाइम आधा ये वापस आए हैं यहां से, ये तो कहीं और चला गया, इतना लेके सेना वापस आई है इनका। ठीक है। तो ये वो कहानी थी जो उस वक्त घटी थी, अनकट था, ये दिखाया नहीं गया था, आपका कहीं लिखा नहीं गया है, ये सिर्फ आपको पता चला है। तो यहां पर जो जो बातें हुई हैं ना, वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा उसको देखिएगा। तो क्या कहा गया है? लेके 12, जो रावण कह रहा है इसको, लेके 12 सर का नाम, हे पुत्र मांग आग वाला मंजन क्रोध करके। फिर तेजी से जब चिल्लाओगे तभी आग निकलेगी। फिर कड़ को नी सन, तेजी से कड़क के बोलो। इतनी चीज रावण ने समझाई। लेके 12 सर का नाम, हे पुत्र मांग आग वाला मंजन, क्रोध करके फिर कड़कोनी सन। लेकिन जब वो जाने लगा ना, तो रावण तो ज्ञानी था, उसको पता चल रहा था। रावण ने सोचा, क्या सोचा? फिर भी ये गया तो है मंजन अंजन लेके, फिर भी हमको इसलिए होगा आज बहुत सारा
बहुत बहुत सारा पश्चाताप, पश्चाताप, कलंक। लेकिन अब पुत्र मना है और राज्य की सेवा के लिए मरा है तो थोड़ा फक्र तो होगा ही। पश्चाताप होगा लेकिन थोड़ा सा फक्र भी होगा, और फक्र। ठीक है, तो ये है वो पूरी सीरीज। ले के 12 सर का नाम, हे पुत्र मांग, आग वाला मंजन क्रोध करके, फिर कड़ को नीसन। रावण ने सोचा फिर भी हमको इसलिए, ठीक है, होगा आज बहुत सारा पश्चाताप, कलंक और फक्र। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर आता है और इस सीरीज में जो एलिमेंट सबसे नीचे आता है, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। मतलब इस वाले लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। यानी ये इजीली क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा और एक क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जो ऊपर आ रहे हैं वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, सामने वाले को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, और जो नीचे आ रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। इजीली क्या कर जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा और एक बेटर होगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। खुद आराम से रिड्यूस होगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो पहली बात तो ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, एक छोटा सा डाउट आता है कि लिथियम जो है वो बहुत छोटा साइज होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों दे दे रहा है। लिथियम एक छोटा साइज होने के बावजूद लिथियम लिथियम प्लस में इजीली कन्वर्ट क्यों हो जा रहा है। देखो बच्चों, ये कहानी फेज की है। जैसे आप ये जो कहते हो ना छोटा साइज है, इसको आराम से इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहिए, लेकिन ये जो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की कहानी होती है ना, ये एक्वस फेज में चलती है। एक्वस फेज में चलती है, मतलब यदि हमने कहा कोई मेटल एम है, ठीक है, एम सॉलिड है, एम सॉलिड से हमने क्या कहा, एम को कन्वर्ट करो, ऐसे करते हैं, ठीक है, चलो एम सॉलिड को हमने कहा एम गैसियस में कन्वर्ट करो, फिर एम गैसियस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालो, ठीक है, फिर इसको पानी में मिलाओ और एम एक्वस ये बनाओ। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये है कहानी क्या, ये जो हम यहां लिख रहे हैं, किसी भी मेटल का एक्वस फेज में इलेक्ट्रॉन देना, ये है आपके पोटेंशियल की इंफॉर्मेशन, और गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन निकालना, ये है आयनाइजेशन की रिक्वायरमेंट, ये कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो लिथियम के साथ क्या होता है, यहां हमें एनर्जी देनी पड़ती है, नो डाउट, यहां भी हमको एनर्जी देनी पड़ती है, नो डाउट, लेकिन लिथियम का मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि जब यहां से ये वाली प्रोसेस हो रही होती है, यानी गैसियस वाला एक्वस में कन्वर्ट होता है,
तो वाटर इसको चारों तरफ से घेरता है और इस घेरे जाने के कारण जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलती है ना, वो बहुत ज्यादा होती है और दिए जाने वाली एनर्जी को कंपनसेट कर देती है। इसीलिए लिथियम छोटा होने के बावजूद एक बेटर कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे अकेले सोचना सही नहीं है कि सर ये तो इलेक्ट्रॉन आराम से नहीं देगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हैं, वो कहानी कौन से फेज की हैं? ये है लिक्विड फेज की कहानी। ये चीज हमने आपको पहले भी एक बार बोली थी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। इस सीरीज में जो भी एलिमेंट ऊपर आता है, जो भी मेटल इस सीरीज में ऊपर आता है, वो अपने नीचे वाली मेटल सॉल्ट से मेटल को सेपरेट कर देता है। सर ये चीज नहीं समझ में आई। अरे कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इस सीरीज में मैंने कहा जिंक ऊपर आता है, मंजन, जिंक ऊपर आता है, जिंक ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है, ठीक है। तो जो ऊपर आता है वो यदि नीचे वाले के सॉल्ट, मेटल के सॉल्ट के साथ लिया जाएगा, तो ये ऊपर आ रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसी है? ज्यादा। ये और इसकी इसकी तुलना में कैसी है? कम। तो जिंक कन्वर्ट होगा Zn+2 में, बना देगा ZnSO4 और कॉपर सॉलिड। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने इनडायरेक्ट रिडॉक्स में, क्योंकि इस मेटल की टेंडेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आता है, तो ये ऊपर आएगा तो सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। मतलब ये प्रोसेस जो है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और इसमें एक तरह का क्वेश्चन और बन जाता है, वो पूछते हैं कि एक्सप्लेन करिए कि जिंक के बने कंटेनर में कॉपर सल्फेट को क्यों नहीं ले जा सकते? हम ये क्यों नहीं कर सकते कि ये जिंक का बना कंटेनर है और इसके अंदर कॉपर सल्फेट को हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कहीं भेजने के लिए इस चीज का यूज करें? तो ऐसा कभी नहीं करिएगा। अदरवाइज क्या होगा? ये मेटल जो है वो कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगी और कहीं ना कहीं से होल हो जाएगा, पूरा कॉपर सल्फेट जो बाहर फैल जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऐसा थोड़ा ना एक दिन का है, काफी लंबा समय लगता है यहां से वहां ले जाने में। लेकिन हाँ, ये नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये कर लो, क्या चीज? आप कर लो ZnSO4 प्लस कॉपर। अब क्या कुछ होने वाला है ना? ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि ये कहां पर है? नीचे। ये वाली चीज कहां पर है? नीचे। और ये कहां पर है? ऊपर। जो ऊपर होता है उसकी टेंडेंसी ऑक्सीडेशन की होती है। अब ये ऑक्सीडेशन करके कहां जाने वाला? कहीं नहीं। ये प्रोसेस कैसी है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो किस टाइप के क्वेश्चंस को करने में यहां मदद मिलेगी? स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, या ये संभव नहीं है बट ये संभव है कि अंदर हमने रख लिया क्या? ZnSO4 और इसको ले जा रहे हैं किसके बने कंटेनर के अंदर? कॉपर के बने कंटेनर के अंदर। तो ये संभव है, ये संभव नहीं है, ठीक है। इसी में अगली चीज समझिएगा। तो एक तो बात ये हो गई ECS और इसके अंदर ये पॉइंट्स हैं, ये हो गया ऐसे करके, ये हो गया P1 पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। अगर कोई कहे कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज में मेटल भी हैं, नॉन मेटल भी हैं। मेटल की टेंडेंसी तो टॉप, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जरा देखो, इस सीरीज में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। जैसे हमने, कैसे लिखूं मैं इसको? जैसे मैं इसको यहां ऐसे लिखता हूं,
जैसे यहाँ मेटल हैं, लेके 12 सर का नाम, ठीक है। फिर इधर आया है आयोडीन, फिर आया है आपका कुछ ब्रोमीन, फिर आया है क्लोरीन, फिर आया है आयोडीन, सॉरी फ्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन, ऐसे आए ना। तो नो डाउट कि टॉप टू बॉटम जाने पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल घट रहा है, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीडाइज थोड़ा ना होते हैं, इनको तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लेने हैं, इनको इलेक्ट्रॉन देने हैं। तो मेटल की जो टेंडेंसी है या मेटल की रिएक्टिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम जाने पर डिक्रीज होती है, ये डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम जाने पर, ये ट्रू है। लेकिन यदि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स लेता है, तो उसकी टॉप टू बॉटम जाने पर रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्लोरीन का जो पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपका कम है। इसका, इस वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मान लो सबके हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनमें इनमें इनमें, इसका ओपी कैसा हुआ, सबसे कम, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कैसा हुआ, सबसे ज्यादा, यानी ये इजीली रिड्यूस होगा। ठीक है, तो नॉन मेटल के अंदर पावर जो है नीचे की तरफ से जाने पर बढ़ रही है, क्योंकि ये नॉन मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, मेटल क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनकी क्या होगी, सॉरी सॉरी सॉरी, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे हमने आपको इसीलिए तो बताया था कि यदि आई माइनस ले लो और बी आर माइनस ले लो, इसके सामने क्लोरीन वाटर रख दो, ये पॉइंट नंबर 4, इसके सामने आप क्लोरीन वाटर ले लेते थे, तो क्लोरीन की टेंडेंसी कैसी है, क्लोरीन की टेंडेंसी इसमें रिडक्शन नेचर शो करने की ज्यादा है इनकी तुलना में। तो क्लोरीन खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसके आयन को, आई माइनस को और बी आर माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। खुद ये रिड्यूस हो रहा था, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा था। I2 और Br2 की डबल लेयर टेस्ट के दौरान वॉयलेट और आपका रेड ब्राउन कलर की लेयर आ रही थी, एक्सेस में पास कराए जाने पर I बना दे रहा था HiO3 और Br बना दे रहा था BrCl, एक कलरलेस एक येलो। ये कहानी हम लोग ने पहले देख रखी है, ठीक है। अच्छा, अब पहले आप इसको जल्दी से लिख लो, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा लिखने का नहीं, इसको लिख लो कि फिर हमें एक बहुत छोटा सा वीडियो और देखना है, इसको जल्दी से लिखो।